ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, इसको पूरा एक्सप्लेन करने से पहले मैं 30 सेकंड के अंदर ना ऊपर ऊपर की कहानी बता देता हूँ इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, क्योंकि अगर सीधा डायरेक्ट डिटेल में चले जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूज जाओगे और डर जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो ऊपर से कहानी जान लो, फिर समझ में आएगा, अच्छा ये पढ़ेंगे बस, फिर ठीक है, हो जाएगा। देखो भैया, कोई केस चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी रिसेंटली कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, उसमें जो प्रॉपर्टी है वो किसी इंसान की प्राइवेट चीज़ है और किसी कानून के बिना आप उसको अगर उससे ले लेते हो तो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है। तो ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कैसे हो गया है, क्या फंडामेंटल राइट है ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा नहीं है, और कब ये हटा, कब ये बना, इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, ये सब हम इसके अंदर जानेंगे। और अगर ये फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है, ये तो आपको पता ही होगा हटा दिया गया है, तो ये क्या इसके हटाने के फ़ायदे हैं क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको फेवर में भी बता रहे हैं कि इसको दोबारा फंडामेंटल राइट बना दो, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेंस का क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, मेंस का क्वेश्चन बन के आएगा कि जैसे आपसे मैं अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ तो ये बन सकता है कि discuss the provisions of removing the right to property as a fundamental right, and how can we reiterate, how can we reinstall the fundamental right, what will be the pros and cons of reinstating right to property as fundamental right। यानी कि अगर फंडामेंटल ये जो राइट टू प्रॉपर्टी इसको फंडामेंटल राइट दोबारा बना देंगे तो उसके फ़ायदे हैं या नुकसान है, ऐसा करके मीन्स क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही बनाता है यूपीएससी क्वेश्चन। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, राइट टू प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल राइट की अगर बात हो रही है तो देखो, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए थे। फंडामेंटल राइट्स अब आए थे, हम लोगों ने लिए थे यूएसए से, ठीक है। पहले हमारे पास थे 7 फंडामेंटल राइट्स, अब हमारे पास हो गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट। एक जो था वो जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, आरटीपी लिख देता हूँ मैं इसको, ये कहाँ, ये कब चला गया था, ये गया था हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कब, 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अमेंडमेंट। जब जब आप इसको कोट करते हो ना तो इन्विजिलेटर को लगता है कि अच्छा इस इंसान को पता है, क्योंकि ये लैंडमार्क अमेंडमेंट्स थे, 44th 42nd ये सब जो थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको फंडामेंटल राइट हटा दिया और इसको बना क्या दिया, इन्होंने इसको बना दिया लीगल राइट। लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये बना दिया इन्होंने इसको। कहाँ पर डाल दिया इन्होंने डाल दिया इसको आर्टिकल 300A में। 300A कहाँ पे आता है, 300A आता है हमारा पार्ट 12 के अंदर। इतना भी अगर आप इंट्रोडक्शन लिख देते हो ना मेंस के अंदर, ट्रस्ट में 2 नंबर तो कहीं नहीं गए। और आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर हाफ मार्क्स आपकी रैंक को 1 से 100 के बीच स्विंग कर सकता है, ये सच है। अगर आप लोग इंटरव्यूज़ देखते हो, टॉपर्स के मार्क्स चेक करते हो, तो हाफ मार्क आपकी रैंक को कितना स्विंग कर देता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भैया अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट से। मैं कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स हुए थे रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से अमेंडमेंट्स हुए उनकी सबके बारे में बताएगा, बहुत लाइटली बताएगा, सब लाइटली जानना है। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, उसने पहले जो अमेंडमेंट हुआ था उसने ऐड किए थे 2 आर्टिकल, 31A 31B और 9th शेड्यूल। अच्छा, पहला अमेंडमेंट हमारा हुआ कब था, 1951 में हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट, ऑलराइट। उसके बाद इसने बोला कि आर्टिकल 31A में क्या इंक्लूड किया गया था। देखो 31A में उसने इंक्लूड किया प्रोविजन फॉर सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है। आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वालिटी, ओके। और ये आर्टिकल 19 हमारा क्या है, आर्टिकल 19 होता है हमारा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये तो उसने कहा कि ये जितने भी लॉज होते हैं ना, ये आर्टिकल 14 और 19 के, इन सब को प्रोविजंस चाहिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के, वो सारे के सारे आर्टिकल 31A में डाल दिए। फिर उन्होंने बनाया आर्टिकल 31B, उसमें क्या किया, प्रोवाइडेड दैट एनी एक्ट और रेगुलेशन मेंशन इन 9th शेड्यूल वाज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एंड कैन नॉट बी नल्ड ऑन द बेसिस दैट दे माइट वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक 9th शेड्यूल बनाया। उसने कहा कि यार कुछ ऐसे टॉपिक्स डालेंगे हम लोग 9th शेड्यूल में जो ना इम्यून रहेंगे जुडिशियल रिव्यू से, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो ना, इन चीज़ों को ऐसा स्केड्यूल डाल देते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, ये देखो नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, ये इट वॉज डन टू सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ जमींदारी एबोलिशन ऑफ लॉज। तो जमींदारी का सिस्टम हमारा जो चलता आ रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम में, उसको सिक्योर करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को सिक्योर करने के लिए इन्होंने 9th शेड्यूल बनाया था, ऑलराइट। नीचे चलते हैं अब इसमें। अभी आता है 4th अमेंडमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था स्कोप ऑफ आर्टिकल 31 में बाय एडिंग फ्यू मोर कैटेगरीज।
of deprivation of property which were to be immune from litigation under आर्टिकल 14, 19, 30। आर्टिकल 31 में इन्होंने क्या कर दी, कुछ और कैटेगरीज ऐड कर दी थी जो कि इम्यून थी फ्रॉम लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब जो मुकदमेबाजी से बची हुई थी आर्टिकल 14, 19, 31 के अंदर। फोर्थ अमेंडमेंट कब आया था हमारा? फोर्थ अमेंडमेंट आया था हमारा 1955 के अंदर। आगे मूव करते हैं। 17th अमेंडमेंट फर्दर इलेबोरेट करता है डेफिनेशन ऑफ एस्टेट। एस्टेट की डेफिनेशन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था 17th अमेंडमेंट के अंदर, जो कि हमारा आया था 1964 में। अगर आपके पास इसका कंपाइलेशन का प्रिंट आउट है तो वहाँ पर आप डेट्स लिखते चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिर्फ मैं एडिशनल लिखता है इसलिए क्योंकि मैं दिमाग में ये लेके चलता हूँ। अगर इन्विजिलेटर को पता होगा कि आपने डेट लिखी है तो इन्विजिलेटर के दिमाग में वो जरूर क्लिक करेगा कि इस इंसान को पता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, और वही मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर 25th अमेंडमेंट क्या आया था। उसने कहा था कि आर्टिकल 31 को ऐड करके 31 को एडिट किया, उसने अमेंड किया था और उसने 31C ऐड कर दिया था। 31C क्या था? देखो, आर्टिकल 31C प्रोवाइडेड फॉर सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 39B एंड 39C विच वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर आर्टिकल 14, 19, 13। इसने 31C को एडिट करके बोला था कि ये जो आर्टिकल 39B और 39C है ना, इनको महत्वता बढ़ा दी गई थी। किसके ऊपर? 14, 19 और 31 के ऊपर। 14, 19 और 31 के ऊपर दो आर्टिकल की महत्वता बढ़ा दी थी। कौन से आर्टिकल की महत्वता बढ़ाई गई थी? 39B और 39C की। किस में बढ़ाई गई थी? 31C के थ्रू। राइट, अब आते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था? आर्टिकल 31C को फिर अमेंड किया था। उसने क्या किया था? प्रेसिडेंस टू ऑल द DPSPs। अब इसने क्या, देखो 31C ने क्या किया, इसने 25th अमेंडमेंट एक्ट ने सिर्फ दो आर्टिकल की महत्वता बढ़ाई, 39B और 39C की। ठीक है, लेकिन जब 42nd आया उसने क्या किया, सारे के सारे DPSP की प्रेसिडेंस मतलब महत्वता बढ़ा दी। किसके ऊपर? 14, 19 और 31 के ऊपर। आज हम 44। अब देखो, जो मेजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं वो कौन से हुए थे? 42nd हुआ था और 44 हुआ था। अब इनमें ईयर देखो कब हुआ था। 42nd हमारा कब हुआ था? 1976 में। इसके बाद दो का गैप दो दोनों साइड ऊपर नीचे, ये हुआ था 1978 में। दोनों में दो का गैप है, ऐसे करके याद हो जाएंगे। 42 के अंदर DPSP के अमेंड किया गया था, इसको प्रेसिडेंस दे दिया गया था। 44 के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन 44 में एक चीज़ और याद रखना, 44 ने जनरली जो डिस्टॉर्शंस थे ना 42nd के, उनको नलीफाई कर दिया था। ये ध्यान रखना आप लोग। ऑलराइट, अब जब DPSP की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो देखो DPSP आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी की। हम लोगों ने कहाँ से लिए? ये हम लोगों ने लिए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आयरिश ने कहाँ से लिए थे? आयरिश ने स्पेनिश से लिए थे। ठीक है, ये वो दो कंट्रीज़ हैं जो कि करंटली कोरोना वायरस से फाइट कर रही हैं। वर्ल्ड की जो टॉप 4 कंट्रीज सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, उसमें स्पेन और ईरान है। इटली, आयरलैंड, सॉरी आयरलैंड इज़ नॉट फाइटिंग, इटली इज़ फाइटिंग, सॉरी बाय मिस्टेक। और जो DPSPs हैं हमारे, DPSPs ये कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? देखो DPSPs आते हैं हमारे आर्टिकल 36, 51 के अंदर। ऑलराइट, अब इसने लास्ट पॉइंट क्या बोला है कि जो 42nd ने जो अमेंडमेंट किया था DPSP का आर्टिकल 14, 19, 31 के ऊपर, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था। कब ठहराया गया था? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में हुआ था ये केस। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के बारे में आप लोग पढ़ोगे जब आप पूरी पॉलिटी पढ़ते हो लक्ष्मीकांत से। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाला जो हमारा टॉपिक था ना, ये हमने अभी पढ़ा नहीं, ये वाला हम पढ़ते हैं अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है भैया, अब ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बनाया था अंडर आर्टिकल 1931 में। 19 में क्या किया था? गारंटी किया था इंडियन सिटीजन्स को कि उनके पास एक राइट है इसको एक्वायर करने का, होल्ड करने का और डिस्पोज करने का, यानी कि प्राप्त करने का, रखने का और छोड़ने का। आर्टिकल 31 में क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया था कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी। किसी भी इंसान से उसकी ज़मीन जायदाद को छीना नहीं जा सकता जब तक आपके पास किसी कानून की इजाज़त ना हो। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 31(2) में क्या आता है। देखो, ये सब वो हैं जो हम यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ रहे थे ना, सारे के सारे अमेंडमेंट्स, उन्हीं के बारे में भी यहाँ बता रखा है। 31(2) क्या बताता है? उसने दो लिमिटेशंस डाल दी थी स्टेट पावर के ऊपर कि बस स्टेट जब इसको एक्वायर करेगा उस पर दो लिमिटेशन ज़रूर होगी। दो बातें ध्यान में रखनी होगी स्टेट को। पहली चीज़,
कंपलसरी एक्विजिशन और रिक्विजिटिंग ऑफ लैंड शुड बी फॉर पब्लिक पर्पस। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी ज़मीन को किसी भी मतलब से ले लोगे, नहीं, आपको कोई पब्लिक का पर्पस होना चाहिए। जैसे आपको कोई हॉस्पिटल खोलना है, आपको कोई सड़क बनानी है, आपको कोई बांध बनाना है, आपको कोई वाटर रिजर्वेयर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप उस लैंड को एक्वायर कर सकते हो। सेकेंड इन्होंने क्या दिया, उसने कहा कि लॉ जो इनेक्ट किया जाएगा उसके बिहाफ पे आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। जैसे जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक ऑयल पाइपलाइन थी जो लोगों की ज़मीन के नीचे से निकाली गई थी, तो वो एक स्टेट मैटर था। तो उस ऑयल पाइपलाइन के लिए हर एक को जिसकी भी ज़मीन थी उसके नीचे जितनी भी पाइप गई थी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन दिया था, कुछ पैसा दिया था कि भाई ठीक है आपकी ज़मीन थी उसमें से हम लोग ऑयल पाइपलाइन निकाल रहे हैं तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब देखो हुआ क्या, इंडिपेंडेंस के बाद ना ये रिजल्ट करने लगा कि जब राइट टू फंड, देखो फंडामेंटल राइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास आप आर्टिकल, ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स इशू करने की। रिट मतलब क्या होता है, नोटिस इशू करना, और यही पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है आर्टिकल 226 के अंदर। जब भी फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट यूज़ करता है आर्टिकल 226, तो इससे क्या होगी, बहुत सारे मुकदमे आने लगे, बहुत सारे केसेस आने लगे। कभी किसी का कोई मसला आ रहा है, कभी किसी का कोई मसला आ रहा है, किसी को ज़मीन को कोई, मतलब इतने मैटर आने लगे ना आगे, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका कुछ हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के बाद। तो उसने कुछ लॉज बनाए गवर्नमेंट ने लैंड को रिफॉर्म के लिए, और कुछ मेजर्स बनाए लोगों के हाउसिंग के लिए अर्बन एरियाज़ के अंदर, और फिर कुछ रेगुलेशंस बनाए प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ के लिए, फिर नेशनलाइजेशन किया गया कुछ कमर्शियल अंडरटेकिंग्स का। अब इस स्कोप को नैरो करने के लिए ना, कि भाई बहुत सारे लिटिगेशंस आ रहे हैं, इसको नैरो करने के लिए उन्होंने ये सारे अमेंडमेंट किए थे जिसकी हमने बात की थी अभी, फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, और ये 17th 25th और ये 44 42 जितने भी थे सारे के सारे। लेकिन फिर भी हाउएवर जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ना, उसमें फिर भी कोई ना कोई रोड़ा अटका ही हुआ था, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही जा रही थी। फाइनली 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने रिपील कर दिया था, जिसने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये तो बहुत पंगे हो रहे हैं फंडामेंटल राइट के नाम पे, इसको फंडामेंटल राइट से हटाओ। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर हमने इसको आर्टिकल 31 को और 19 के फर्स्ट पार्ट को पूरा पूरा हटा दिया, और हमने बनाया आर्टिकल 300A, नया आर्टिकल हम लोगों ने बनाया था। तब 300A जो आया था ये हमारे कहाँ पे आया था, ये पार्ट 12 में आया था हमारा, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, अब आगे पढ़ने से पहले हम लोग साइड वाले बॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। साइड वाले बॉक्स में क्या दिया हुआ है, कुछ बात की जा रही है कि राइट टू प्रॉपर्टी एज ए ह्यूमन राइट, कि राइट टू प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट कैसे हो सकता है। देखो कुछ केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है बट एक ह्यूमन राइट भी है। अब स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है, स्टैट्यूटरी राइट वो होता है जिसके ऊपर जो कानून होता है कोई लेजिस्लेचर या फिर कोई गवर्निंग बॉडी बनाती है ना, उसके बारे में वो स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं उसको। उन्होंने कहा ये ह्यूमन राइट भी है। सेम चीज़ हुई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अंदर। अभी आपको पता होना चाहिए, मेंस में क्वेश्चन आता रहता है और प्रीलिम्स में भी आता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 क्या था। देखो ये वो था, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया था 1948 में रेजोल्यूशन 217 के अंडर। कहाँ, पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही हल्का सा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में ताकि रिवाइज हो जाए। यूनाइटेड नेशंस के 93 मेंबर्स हैं और 1945 में ये बना था। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, ये पोर्तुगल के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनसे जो पहले थे उनका नाम था बन की मून, ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे, उन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क डिसीजंस लिए थे। ये रहने वाले थे साउथ कोरिया के। ऑलराइट, इतनी बात हो गई यूनाइटेड नेशंस की। अब फिर से आ जाते हैं उस पॉइंट पे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अंडर जो सेक्शन 17(1) और 2 है उसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि राइट टू प्रॉपर्टी को उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि ये ह्यूमन राइट है, इसलिए हम इसको ह्यूमन राइट बोल सकते हैं। ये देखो ये जानना कितना ज़रूरी है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूमन राइट कैसे है राइट टू प्रॉपर्टी, उसका एक पॉइंट आप ये देख सकते हो क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी मेंशन है, सेक्शन 17(1) और 2 में ये रिकॉग्नाइज हो चुका है कि ये एक ह्यूमन राइट है। हर एक के पास राइट है ऑन करने का प्रॉपर्टी को और उसमें एसोसिएट होने का। अपनी प्रॉपर्टी को आप खुद को ऑन भी करो और उसके साथ आप संबंध भी रखो, ये आपका हक है। नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से अपनी मनमानी से हटाया नहीं जाएगा। देखो आर्बिट्रेरी वर्ड बहुत कानून में यूज़ होता है, इसका मतलब जान लो। आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब होता है मनमानी, अपनी मनमानी से, बहुत यूज़ होता है इसका। फिर आगे हम चलते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखो
इसका सिग्निफिकेंस है, इट प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस ऑफ स्टेट। अगर इसको ह्यूमन राइट बना देते हैं तो राज्य की, सरकार की मनमानी से हमको बचा के रखता है। सरकार अपनी मनमानी से हमसे छीन नहीं सकती है। सेकंड चीज़, इट गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू प्रॉपर्टी एज अ टूल ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। देखो आपके पास जब प्रॉपर्टी होती है तो मतलब समझ के चलो आपके पास ज़मीन है, आपके पास पैसा है, तो आपके पास प्रोटेक्शन है। ये एक जीवन की सच्चाई है, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। ये अलाउ करता है पीपल टू बी एंटरप्रेन्योर। देखो आपके पास ज़मीन होगी तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई काम धंधा शुरू कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो उससे, आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप खेती बाड़ी भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब हम आ जाते हैं इधर, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। अब जब ये एडिट हो चुका है, चेंज हो चुका है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल बन गया है, ह्यूमन राइट भी बन गया है, तो 300A के अंदर इसका क्या क्या महत्व है वो देखते हैं। देखो 300A के अंदर ही बोलता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी इंसान को उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट्स, एंड द aggrieved individual would not be competent to move to Supreme Court under Article 32 for any violation of article। यानी कि अगर अब आप इसके मुद्दे को फंडामेंटल राइट का मुद्दा समझकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 300A ने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया है। और राइट, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन तो कुछ तो होगा, सरकार वैसे तो आपको छोड़ नहीं देगी, उन्होंने कहा कि हम कुछ लॉ बनाएंगे जो कि नेसेसरी होंगे टू डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी से नेसेसरी टू डिप्राइव अ पर्सन, आपको कानून से अगर प्रॉपर्टी लेनी होगी तो उसका भी कानून से लेंगे, और नहीं लेनी होगी बचा के रखना ना, उसके लिए भी कुछ कानून ज़रूर बनेंगे। अब हम नीचे चलते हैं कि अब देखो अब क्या हुआ है। अब लोगों ने ना बहुत सारे वो दिए हैं आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ने फेवर में दिए हैं, कुछ ने अगेंस्ट में दिए हैं, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या क्या दिए गए थे, जो कि भाई इसको अगेंस्ट का मतलब ये है कि आपने इसको हटा दिया है फंडामेंटल राइट से, इसको दोबारा फंडामेंटल राइट बनाओ। और कुछ लोगों ने कहा फेवर में कि नहीं, आपने हटा दिया ना, ये ठीक किया। हम दोनों को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि इट वुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम अनवारंटेड स्टेट एक्शन इन द नेम ऑफ एक्विजिशन। इसको सिंपल सी बात में जान लो, सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पार्ट, इतना ही नोट कर लो, इतना ही पेपर में लिखना और आगे सब समझो। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको दोबारा फंडामेंटल राइट बना दोगे तो ये एक सिटीज़न को, एक नागरिक को बचा के रखेगा। जो भी सरकार है उसके, सरकार इसको एक्वायर नहीं करेगी अपनी मनमानी से, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे कोई छिड़खानी नहीं कर सकता। सेकंड चीज़, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द जुडिशरी। जुडिशरी को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? एज ऑफ नाउ द डेवलपमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डॉक्ट्रिनल जूरिस्प्रूडेंस इज ओनली सेफगार्ड अगेंस्ट द फियर ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ स्टेट एक्शन। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिन है वो सिर्फ इस बात से बचाव करता है कि स्टेट अपनी मनमानी ना करे, ठीक है। लेकिन अगर ये हट जाएगा, दोबारा फंडामेंटल राइट बन जाएगा, तो एक फेयर बैलेंस टेस्ट होगा। अब फेयर बैलेंस टेस्ट को जानो। फेयर बैलेंस टेस्ट के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, इसने लिखा है according to it, taking of property without payment of an amount reasonably related its value would normally constitute a disproportionate interference which could not be considered as justiciable। पहले तो हम लोग जानते हैं फेयर बैलेंस की बात की जाती है। देखो फेयर बैलेंस की बात करी जाती है कि टू सेट अप अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ द जनरल इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट। इससे सपोर्ट कैसे मिलता है जुडिशरी को? देखो भाई, जब जुडिशरी का कोई जूरिस्प्रूडेंस होता है वो किसी सेटलमेंट के लिए हो जाता है, वो जस्टिफाइबल होता है, तो डेफिनेटली वो जुडिशरी का सपोर्ट में है। लेकिन आपने अगर उसको फेयर बैलेंस टेस्ट में कंसिडर किया ही नहीं है, यानी कि जस्टिफाइबल है ही नहीं, वो जुडिशियल के अंदर आता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इट्स क्वेश्चन मार्क ऑन द रूल ऑफ लॉ कि भाई ये चीज़ जस्टिफाई हो ही नहीं रही है। अब आपसे कोई आपकी ज़मीन ले ले, उसका कंपेंसेशन ना दे, तो जस्टिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है ना, इसलिए सपोर्ट करता है जुडिशरी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है टैकलिंग द मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस इन कैलकुलेटिंग फेयर कंपनसेशन। देखो भाई, आप कंपनसेशन के तो रूल कोई फिक्स नहीं होता है ना, कोई कितना पैसा देगा, कोई कितना पैसा, डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर क्या काम होने वाला है वहाँ पे। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसको फंडामेंटल राइट दोबारा बना दोगे तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको बहुत ईजिली टैकल किया जाएगा। फिर ये बोल रहा है इनसिक्योर टाइटल्स एंड पुअर लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मैनी सिटीजन लैक अ क्लियर टाइटल टू देयर लैंड। बहुत सारे लोगों के पास अपनी ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं, बहुत सही बात है। एंड इट इज़ अकम्पनीड बाय पुअर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास इन सब के बहुत पुअर रिकॉर्ड होते हैं, पुराने कागजात फटे पुराने होते हैं, उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड इतना अच्छे से है नहीं।
इन सब चीज़ों से भी बचाव रहेगा, क्योंकि जब रिकॉर्ड अच्छे नहीं होते तो सरकार आपको एक्वायर कर सकती है, आपको मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट होगा तो इस पर मुकदमा अच्छा चलेगा, तो बचा जा सकता है। इसलिए इसको फंडामेंटल राइट दोबारा बनाओ। फिर ये बोल रहा है कि जो लैंड राइट्स होते हैं, स्पेशली जो इंडिजिनस ट्राइब्स के होते हैं, उनको तो रिकॉग्नाइज़ करता ही नहीं स्टेट्स, इनको रिकॉग्नाइज़ किया इन द स्टेट। और डिस्पाइट दीज, ये जो लोग हैं बहुत सालों से जो हैं ज़मीन पर रह रहे होते हैं, लेकिन इसको स्टेट तो एक्वायर करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट ही नहीं है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे इसको दोबारा फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। अब हम कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं जो ये कहना चाह रहे हैं कि इसको फंडामेंटल राइट मत बनाओ, इसे लीगल राइट ही रहने दो। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले की बात करते हैं, इट लीड टू स्मॉलर लैंड एक्विजिशन। भैया जब फंडामेंटल राइट बन जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, आपसे कोई ज़मीन बोलेगा कि नहीं यहाँ सड़क बनानी, तो आप मना ही करोगे। लेकिन जब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, तो सरकार आपको पैसा देकर उस वहाँ पे रोड बना सकती है, वहाँ पे कुछ रिजर्वेयर बना सकती है, डैम बना सकती है, तो एक्विजिशन स्मूथ हो जाता है, डेवलपमेंट होना बहुत ईजी हो जाता है। इट हैज़ ईज्ड अप जुडिशियल बर्डन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप फंडामेंटल राइट के मुकदमे लोग, तो आए दिन सरकार के पास पिटीशन लगे रहेंगे, लिटिगेशन रहेंगे, वकील बिजी रहेंगे, बर्डन बढ़ता जाएगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब फंडामेंटल राइट है ही नहीं तो जुडिशियल बर्डन बहुत कम हो जाता है। इट हैज़ एक्चुअली हैज़ हैपन। फिर थर्ड पॉइंट है, इट एड्स द गवर्नमेंट्स इन इट्स वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल सही बात है। अगर गवर्नमेंट जो है, डेवलपिंग कंट्री है हमारा, 70 ईयर्स से हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइज कंट्री है हमारा, 90s के बाद हमने ग्लोबलाइज कर दिया था अपने देश को। तो जो गवर्नमेंट है वो फेयर कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी, लैंड को एक्वायर करेगी, वहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटीज़ चलाएगी, रोड की कनेक्टिविटी बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेसिबल करवाएगी। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है, गवर्नमेंट के वेलफेयर में बहुत फ़ायदा करती है। अब इसका एंड होने वाला है, तो हम देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है इसका। ऑलराइट, कंक्लूजन में आ जाता है भैया, देखो, देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस द राइट टू प्रॉपर्टी विद डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कंट्री एज अ होल। हाँ, ये बात तो सही है भाई, इसको एक्वायर भी करो आप, उसको फिर कंपनसेशन दो, और किसी की मर्ज़ी के खिलाफ ना जाओ। इन सब में ना एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करो, बिल्कुल सही बात है। देयर इज़ अ नीड टू डेवलप इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस दैट आर इजीली एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म्स टू द पीपल टू डेफिनेटली एस्टेब्लिशिंग देयर लैंड टाइटल्स। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाओ जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स हों, मैकेनिज्म्स हों, जो कि अपने लैंड के टाइटल्स रखे जा सके। गवर्नमेंट मस्ट फॉलो गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय द सुप्रीम कोर्ट वाइल कैलकुलेटिंग द फेयर कंपनसेशन। जो सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है, नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए जब भी आप उनको कंपनसेशन, मुआवजा देना हो। LARR एक्ट कैन बी रीफॉर्म्ड इन दिस रिगार्ड। अब देखो, LARR एक्ट हमारा होता क्या है? LARR की फुल फॉर्म होती है लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं जिसमें आप कंपनसेशन दोगे अब किसी की ज़मीन का, तो कैसे कैसे दोगे। 2013 का ये एक्ट है, ये आप नोट कर सकते हो विषय। देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड LARR के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको एडिशनली पढ़ जरूर लेना। लार्ज स्केल, अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट्स मस्ट बी अवॉइडेड बट इफ नेसेसरी देन अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड देन कंपनसेशन शुड कवर द सोशल कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप लैंड एक्वायर कर लोगे तो उस इंसान की ज़मीन वहाँ चली जाएगी, तो उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट्स कम से कम हो, और अगर हो तो उनको सारी की सारी जो रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, और उनकी सोशल कॉस्ट और डिस्प्लेसमेंट की सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आप एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट करते हो, आपको एक कल्चरल शॉक भी लग सकता है, तो वो सोशल कॉस्ट जो होती है उसका भी ध्यान में रखा जाए। चलो, ये टॉपिक थोड़ा लंबा गया, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ।